हेलो डियर स्टूडेंट। इसके पहले आप लोगों ने मेरी हिस्ट्री की जो वीडियोस हैं वो सब देखी होगी। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं अपने आज की क्लास की। शुरुआत करने से पहले कुछ चंद लाइन जो हम आप लोग के लिए बोलते हैं कि खुद को इतना कमज़ोर मत होने दो, खुद को इतना कमज़ोर मत होने दो कि आपको किसी एहसान की ज़रूरत पड़े। मतलब कि आप लोग इतने ज़्यादा आगे बढ़ जाइए कि किसी और के एहसान के नीचे आपको दबना ना पड़े। तो शुरुआत करते हैं डच वासियों के संघर्ष की। तो 17वीं शताब्दी की शुरुआत में डच वासियों ने पुर्तगाल के प्रभाव को समाप्त कर दिया और फिर पूरब में जो मसाले का व्यापार था वो पूर्ण रूप से अपना वहाँ पे एकाधिकार कर लिया। उनके जो मसाले के व्यापार ने और मसाले के व्यापार का जो अधिकार उनकी कंपनी में उनकी जो संपत्ति और उनकी योग्यता ने इन सभी क्षेत्रों में उनके व्यापार को जो है वो सुनिश्चित कर दिया। जो पुर्तगालियों के नियंत्रण में एशियाई व्यापार था उस पर डच के लोगों ने कब्जा तो कर लिया था और फिर पुर्तगालियों के जो नियंत्रित क्षेत्र थे जिनमें गोवा, मालाबार के कारखाने और श्रीलंका में जो दालचीनी का व्यापार था उन पर फिर आक्रमण कर दिया। और जब व्यापार का समय था उसी समय गोवा को चारों तरफ से जो है वो घेर लिया। मतलब जब वो लोग व्यापार करने आते उसी टाइम चारों तरफ से घेर दिए, तो किसी का दरवाज़ा बंद कर देंगे तो नहीं जा पाएगा ना, तो उन्होंने घेर दिया। फिर 1641 में आके मलक्का पर वो कब्जा कर लेते हैं। 1655 और 56 के आसपास में वो कोलंबो और फिर 1659 और 63 के बीच में वो कोचीन पर भी कब्जा हासिल कर लेते हैं। इसी के बाद डच के लोगों ने पुर्तगालियों का जो वर्चस्व था वो पूरी तरह से समाप्त कर दिया, लेकिन फिर भी उनका एक प्रतिद्वंदी जो था वो रह गया था। तो इसमें कुछ जैसे कुछ पूछे जाते हैं सवाल। और जब 17वीं शताब्दी की शुरुआत में डच और ब्रिटिश का आगमन हुआ तो पुर्तगालियों जिन्हें पुर्तगीजों कहा जाता है उनका व्यापारिक एकाधिकार वो जो है वो समाप्त हो गया। शुरुआत में जो डच की ब्रिटिश कंपनी थी वो भी मसाला के ही उद्देश्य से आई थी। बाद में ब्रिटिश और डच कंपनी ने बहुत लंबा संघर्ष किया। फिर 1622 तक ओरमुज का एक क्षेत्र है जो पुर्तगीजों से भी वो भी छीन लिया और फिर ओरमुज से लेकर बंगाल की खाड़ी तक के व्यापार पर कब्जा कर लिया। जबकि बंगाल की जो खाड़ी थी वो मलक्का तक के व्यापार मतलब जो बंगाल की खाड़ी थी वहाँ पर मलक्का तक के व्यापार का नियंत्रण था। इनका जो प्रतिद्वंदी था वो अभी बाकी रह गया था। और फिर क्या होता है कि वो यमुना घाटी और मध्य भारत के मतलब मध्य भारत में जाके वो नील का जो है वो उत्पादन शुरू करते हैं। फिर इसके बाद कपड़ा, फिर सिल्क का बिहार और फिर गुजरात का कोरोमंडल और बिहार में जो सॉल्ट पीटर, सोरा, अफीम, चावल और चावल जो है वो गंगा घाटी से जाके वहाँ से शुरुआत करते हैं। और 17वीं शताब्दी में जब मतलब 17वीं शताब्दी के शुरू में जब ये ब्रिटिश कंपनी आई थी तो यहाँ पे जो एकाधिकार था वो पूरी तरह से पुर्तगालियों का था। लेकिन इनके आने के बाद जो पुर्तगालियों का अधिकार था वो समाप्त हो गया। फिर इनकी शुरुआत में जो डच की कंपनी थी वो भी मसाला मतलब मसाले के ही व्यापार से यहाँ पे आई थी। इसके बाद में ब्रिटिश और डच की जो कंपनी थी उन्होंने लंबा संघर्ष जो है मतलब स्थापित किया और फिर 1622 में जाकर ओरमुज का जो क्षेत्र है वो पुर्तगीजों से छीन लिया और फिर ओरमुज से लेकर बंगाल की खाड़ी तक जो है इन सब ने व्यापार पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया। इसके बाद बंगाल की खाड़ी से लेकर मलक्का तक के व्यापार पर भी इन लोगों ने नियंत्रण कर लिया। और फिर
ये कंपनी जो है वो नई पीढ़ी की शुरुआती कंपनी थी, तो इनकी जो पहचान है वो एक जॉइंट कंपनी के रूप में होती थी। ये आधुनिक प्रकार की, मतलब ये बहुत ही मॉडर्न कंपनी थी और इनका जो प्रबंधन था वो बहुत ही प्रोफेशनली होता था। यहाँ जो पुर्तगाल की जो कंपनी थी वो तो मुख्य रूप से मतलब पूरी तरह से व्यापार के लिए, मसाले के लिए आई थी। वहीं जो डच और मतलब ब्रिटिश की कंपनी थी वो भारत में सूती वस्त्र, रेशम के वस्त्र और फिर दक्षिण पूर्व एशिया में ये जाकर फिर यूरोप में एक बहुत ही बड़ा, मतलब दक्षिण पूर्व एशिया में जाकर यूरोप में एक बड़ा व्यापार जो इन लोगों ने स्थापित कर दिया। इसके बाद ब्रिटिश और डच की कंपनी ने फिर नील, अफीम, सोरा इन सभी का निर्यात करना शुरू कर दिया और फिर भारत से उनका जो व्यापार था वो बहुत ही ज़्यादा प्रोत्साहित हुआ और इसी से एक व्यापारिक क्रांति आई और जिसे बोलते हैं व्यापारिक क्रांति के नाम से भी जानते हैं। डच वालों का पतन कैसे हुआ? तो लगभग 3 शताब्दियों तक उनका जो अधिकार था वो पूर्वी द्वीप समूह पर था और इसके बाद जो अंग्रेज थे, मतलब उन्होंने भारत पर, मतलब भारत ने उन्हें अपना जो कब्जा है वो स्थापित नहीं होने दिया और फिर जिस शक्ति के साथ उन्होंने पुर्तगालियों को पराजित कर दिया था वह शक्ति जो है उनके यहाँ में काम नहीं आई और फिर शुरुआती में वर्ष, मतलब शुरुआत के वर्षों में डच और अंग्रेज दोनों के जो संबंध थे वो बहुत ही प्रगाढ़ थे, बहुत ही अच्छे थे। लेकिन बाद में कुछ व्यापारिक प्रतिद्वंद्विता और आंतरिक जो भी रहा हो उसी के कारण वो दोनों एक दूसरे के शत्रु बन गए और जो उनका मुकाबला था, मतलब शुरू में उनका जो मुकाबला था उसके बाद अंग्रेज़ों ने उन्हें दबा दिया। फिर जो डच की कंपनी थी उसका राष्ट्रीय, मतलब उसका राष्ट्रीय एक अधिकार हो गया था जिससे वहाँ के जो कर्मचारी थे, मतलब डच के, उनका जो मतलब उत्साह था, कर्मचारियों का जो समान उनके जो नेतृत्व था, उनका जो उत्साह था वो बहुत बड़ा, बहुत ही कम था, बहुत ही उत्साह का बहुत कम अभाव था, मतलब बहुत कमी थी। और फिर जो डच की कंपनी के अधिकारी का जो बहुत वेतन रहता था वो भी बहुत कम हुआ करता था, इसलिए वो मतलब खुद का व्यापार, मतलब निजी व्यापार में वो लोग ज़्यादा एक्टिविटी दिखाते थे अपनी। और देखा जाए तो मतलब प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूप से वो कंपनी के अच्छे के लिए, मतलब हितों की जो है वो अनदेखी करते थे, मतलब अच्छा नहीं चाहते थे और अधिकारियों की जो अपेक्षा थी वो उसी कारण, मतलब डच की जो कंपनी थी उसकी जो स्थिति थी वो शुरुआत से ही खराब होने लगी। फिर हॉलैंड अब बहुत ही लंबी अवधि के बाद, मतलब बहुत ही लंबे अरसे के बाद जो है वो पराधीन रहा और फिर इसके बाद उसके पास वो है साधन नहीं थे, मतलब साधन बहुत ही अपर्याप्त थे, कमी थी उनकी। जबकि दूसरी ओर देखा जाए तो इंग्लैंड, जो जिसको कहा जाता है सदा स्वाधीन रहा, मतलब वो हमेशा सदा स्वाधीन ही रहा और उसके पास जो है वो साधनों की बहुत ही, मतलब बहुत ही प्रचुरता थी, बहुत ज़्यादा था। और फिर इसीलिए इंग्लैंड और अपनी इच्छा से वो लोग साधन और शक्ति दोनों की वृद्धि में ना आवश्यकता के अनुसार जो है वो अपना उपयोग करना शुरू कर दिए और इसके बाद वो सफल भी रहे। इसके बाद में फिर डच ने व्यापारियों को, मतलब भारत की अपेक्षा दक्षिण पूर्व एशिया में मसालों के जो द्वीप थे उनकी ओर जो है अपना जो ध्यान है वो केंद्रित कर लिया, मतलब आकर्षित कर लिया और इसी मतलब इन्हीं द्वीपों के कारण जो है मतलब बहुत ही विकास के तरीकों से केंद्रित होने के कारण जो थे डच में जो
डच में जो मतलब भारत में जो इस वो क्या बोलते हैं उसको,